हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 2। आई होप कि फ्रेंड्स इससे पहले पार्ट 1 को जरूर देखा होगा। नहीं देखा है तो लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जरूर देख लें। आने वाले बिहार से मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। देखिए, आज की इस वीडियो में जो भी मैं क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा वो तो ना तो इजी होगा और ना ही कुछ ज़्यादा टफ होगा। वो मॉडरेट लेवल का होगा जो कि हर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और कई एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं वही क्वेश्चन मैं आपके साथ रिपीट करूंगा और वो आपके साथ एक्सप्लेन के साथ डिस्कस करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा कि भारत का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, यानी कि भाग 3 को। ठीक है फ्रेंड्स, भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र यानी कि भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है और इसे फ्रेंड्स मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। ये पॉइंट याद रखेंगे और इससे जुड़ी हुई जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं फ्रेंड्स कि मूल संविधान में 7 जो कि अधिकार थे। ठीक है, मूल अधिकार कह सकते हैं, 7 अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत फ्रेंड्स एक हटा दिया गया था। और वो कौन हटाया गया था मैं उसके बारे में आगे डिस्कस करूंगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में सब चीज़ बताना थोड़ा सा ठीक नहीं लगता है। ठीक है, तो फिलहाल मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि इसमें कुल जो कि पहले मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे, लेकिन अब वर्तमान में बात करें तो 6 बचा हुआ है। क्लियर? तो चलिए बात करते हैं अब सेकंड क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या करता है। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं आपको और क्लियर करता हूँ। देखिए, ध्यान रखिएगा, जो हमारा भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है भाग 3 को, तो भाग 3 के जो मौलिक अधिकार से संबंध रखता है और मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया, तो ये यूएसए के संविधान से लिया गया। ये पॉइंट तो क्लियर होता है। ठीक है, और अगर हम बात करें फ्रेंड्स, ये हमारे जो अनुच्छेद है भाग 3 का अनुच्छेद है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो 12 से लेकर के 35 तक। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। और क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा जो मिलान किया गया, मिला किया गया, वो आपको बताना है गलत है। थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ पे, तो मिलान बताना है गलत किया गया। तो एक एक करके देख लीजिए, उसके बाद बताइए कि क्या होगा राइट आंसर। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। देखिए फ्रेंड्स, अगर बात करें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो दिया गया वो 23 से 24 बिल्कुल करेक्ट है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक दिया गया, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। जो हम लोगों ने ऊपर में बात किया था कि कुल हमें 7 जो कि मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन अब वर्तमान में हमारे पास 6 मौलिक अधिकार है और वो 6 कौन कौन है जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो तीनों मैच किया गया था वो बिल्कुल करेक्ट था, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे राइट आंसर टिक करेंगे, इनमें से कोई नहीं, कोई भी गलत नहीं था। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा बात करते हैं यहाँ पे कौन हटाया गया था। तो हटाया जो गया था फ्रेंड्स वो था संपत्ति का अधिकार, जो कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत हटा दिया गया था और उसे हटाकर फ्रेंड्स किस में रखा गया, तो 300 के क में रखा गया, जो कि कानूनी अधिकार के रूप में। क्लियर? तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नौकरियों का समान अवसर प्रदान किया गया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नौकरियों का समान अवसर प्रदान किया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनुच्छेद 16 में। ठीक है फ्रेंड्स, अनुच्छेद 16 क्या कहता है कि लोक नियोजन के विषय के अवसर की समता। ठीक है, इसमें क्या कही गई है कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजित या फिर नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर समानता करेगी। ठीक है, ये पॉइंट याद रखेंगे। इसमें अपवाद में क्या क्या आता है, तो एसटी और एससी जो ओबीसी आते हैं ये अपवाद में आते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 19 कितने प्रकार की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। जो अनुच्छेद 19 है ये फ्रेंड्स 6 प्रकार की जो कि स्वतंत्रता की गारंटी देता है। ऑप्शन सी को यहाँ पे टिक करेंगे। अनुच्छेद 19 से क्वेश्चन डेफिनेटली एक पूछा था, जो कि हमेशा पूछा था कि प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया, तो अनुच्छेद 19 के क में किया गया। 19 के क फ्रेंड्स बोलने की स्वतंत्रता से संबंध रखता है, ये भी चीज़ याद रखना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। अगला पॉइंट हमारा ये कह रहा है कि राज्य विधानसभा निम्नलिखित में से किन के निर्वाचन में भाग लेती है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बताइए। राज्य विधानसभा जो होता है वो फ्रेंड्स जो कि राज्य का जो निम्न सदन है उसके बारे में बात की जाए कि विधानसभा किन के निर्वाचन में भाग लेती है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेती है आर्टिकल जो कि 54 के ख के अंतर्गत। ठीक है फ्रेंड्स, आर्टिकल 54 के ख के अंतर्गत राष्ट्रपति के जो कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेती है। उस तरह से अगर बात करें कि राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में भाग लेती है 80 के 4 के तहत।
ठीक है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं तो यहाँ पे तो ये आपका राज्यसभा के सदस्य हो गए, और साथ ही साथ एक चीज़ और याद रखना कि विधानसभा के सदस्यों के निर्वाचन के समय यानी कि 171 के 3 के तहत भी भाग लेती है। तो यहाँ पे फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। अगला पॉइंट ये बनता है कि 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार में कब शामिल किया गया। जो शिक्षा का अधिकार था फ्रेंड्स, पहले जो समवर्ती सूची में नहीं था, अब आपको ये बताना है कि कब जोड़ा गया था। तो 86वें संविधान संशोधन हुआ कब था, 2002। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर, याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे आपको बताता हूँ फ्रेंड्स कि 86वें संविधान संशोधन काफ़ी चर्चा में है, मैं आपको बताता हूँ क्यों। देखिए इसके अनुसार क्या हुआ था कि जो आपके यहाँ पे देख रहे शिक्षा का अधिकार जो जोड़ा गया था वो किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 21 के क के तहत जोड़ा गया था, जो कि शिक्षा के अधिकार से संबंध रखता है। और इसमें यह बात कही गई थी कि राज्य को 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होगी, ठीक है। और साथ ही साथ एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, 51 के क में फ्रेंड्स जो संशोधन करके जे के बाद जो कि के जोड़ा गया था, जो के है उसको जोड़ा गया था। और इसमें बात यह कही गई थी कि 6 साल से लेकर के 14 साल तक की आयु के बच्चे के जो माता पिता होंगे या फिर अभिभावक होंगे या फिर जो उनके संरक्षण होंगे, अपने बच्चों का शिक्षा दिलाने के लिए अवसर उपलब्ध कराने का जो कि प्रावधान किया गया। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है। तो राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि जो मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वाले को सजा देना, सजा देने का कार्य इसका नहीं होता है, इसलिए राइट आंसर यहाँ पे डी को हम टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक जो कि योजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी फ्रेंड्स 20 आर्टिकल 20 के तहत। इसको आप इस तरह से याद रख सकते हो, कोई फिर एक मर्डर करे या फिर उसको 20 मर्डर करे, उसको फ्रेंड्स सजा तो एक ही बार मिलेगी, एक ही बार उसको मृत्युदंड दी जाएगी। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है फ्रेंड्स। और साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर किया कीजिए। चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ को इनमें से किसने स्थापित किया था। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ को किसने स्थापित किया था। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, वी.आर. अम्बेडकर, भीमराव अंबेडकर जी ने स्थापित किया था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता, ठीक है। अगला देखिए, अगला पॉइंट ये बनता है कि भारत में मताधिकार और फ्रेंड्स निर्वाचित होने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। यानी फ्रेंड्स मताधिकार और निर्वाचित होने का जो अधिकार होता है एक प्रकार का विधिक अधिकार के अंतर्गत माना जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। एक चीज मैं आपको और यहाँ पे क्लियर कर दूं फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत भारतीयों को मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार दिया गया था और संसद के द्वारा बनाए गए अधिनियम के तहत इसे फ्रेंड्स विधिक अधिकार प्राप्त है। तो ये चीज़ याद रखेंगे कि ये एक प्रकार का विधिक अधिकार होता है, मत देने का अधिकार, और फ्रेंड्स निर्वाचित होने का अधिकार एक प्रकार का विधिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है। अगला पॉइंट क्या बनता है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है। तो यहाँ पे कौन किसके साथ मैच करना है, तो संविधान की अनुसूची और विषय के साथ मैच करना है। तो कौन सी अनुसूची कौन से विषय के साथ मैच होगी, इसको आप मैच कीजिए वीडियो को रोक करके। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा और आपने क्या मैच किया, इसका राइट आंसर मैच कीजिएगा। देखिए अगर बात करें फ्रेंड्स चतुर्थ जो कि चौथी अनुसूची है, इसका संबंध किससे, तो चौथी अनुसूची का संबंध विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व शामिल होते हैं उनके बारे में बात की है, यानी कि इसका संबंध राज्यसभा से होगा। तो कह सकते हैं कि फोर्थ का जो कि ए का यानी कि 3 के साथ मैच होना चाहिए। ए का 3 के साथ मैच कहाँ पे हो रहा है, ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ एक ही मैच किया, राइट आंसर सी हो जाएगा। लेकिन हमें इतना ही नहीं जानना है, आगे भी जानना है। तो चलिए मैं आपको और बताता हूँ। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स षष्ठ लिखा गया, यानी कि छठा जो अनुसूची है ये किससे संबंधित है। तो छठी अनुसूची में 4 राज्यों को शामिल किया गया, जिसमें फ्रेंड्स कौन कौन है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। आई रिपीट, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 राज्य इसमें शामिल किए गए। इसके प्रशासन के बारे में बात की गई है, यानी हम ये कह सकते हैं कि सेकंड का जो होगा वो फोर्थ होगा। इसके जनजातीय क्षेत्र के बारे में, प्रशासन के बारे में बात कही गई है। तो राइट आंसर यहाँ पे देख सकते हैं सेकंड का 4 के साथ मैच होगा, ठीक है। अगर बात करें फ्रेंड्स 8वीं अनुसूची कई बार पेपर में पूछा जाता है। 8वीं अनुसूची 22 भाषाओं से संबंध रखता है, तो डायरेक्ट आप सी का सेकंड के साथ मैच कर सकते हैं कि 8वीं अनुसूची 22 भाषाओं से संबंध रखती है। तो यहाँ पे सी का 2 के साथ मैच होता है। और 9वीं अनुसूची का संबंध भूमि सुधार, तो इसके बारे में आपको बता दूं फ्रेंड्स, जो 9वीं अनुसूची थी वो प्रथम संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया था। ये पॉइंट आप याद रखेंगे, ठीक है।
काफ़ी अच्छा प्रश्न ये बनता है, पूछा भी जाता है कि प्रथम संशोधन कब हुआ था और इसके तहत कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी। तो 9वीं अनुसूची प्रथम संशोधन के तहत जोड़ी गई थी, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। इसके अंतर्गत फ्रेंड्स क्या हुआ था कि राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण का जो विधियों का उल्लेख किया गया इसके अंतर्गत, तो यानी कह सकते हैं कि भूमि सुधार से ये संबंध रखता है डी का फर्स्ट के साथ। तो ऑप्शन यहाँ पे सी देखिए काफ़ी अच्छे तरीके से सुटेबल हो जाते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है हमारा फ्रेंड्स कि राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि अनुच्छेद 117। ठीक है फ्रेंड्स, आर्टिकल 117 में प्रावधान है कि अनुच्छेद 110 के फर्स्ट के क में जो उल्लेखित कर संबंधी प्रावधान राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पुनः स्थापित किया जाएगा। ये पॉइंट आप याद रखेंगे, अन्यथा नहीं किया जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने आपको एक अनुच्छेद की अलग वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है हर एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखी तो ज़रूर देख लीजिएगा, इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। क्लियर, अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि प्राक्कलन समिति इनमें से कितने सदस्य होते हैं, यानी आपको बताना है कि प्राक्कलन समिति में सदस्य कितने होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, प्राक्कलन समिति जो होता है एक प्रकार का फ्रेंड्स लोकसभा की समिति होती है और ये सबसे बड़ी संसदीय समिति मानी जाती है। इसमें सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के 30 सदस्य शामिल होते हैं, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, इस समिति के जो सदस्य होता है वो लोकसभा द्वारा मनोनीत किया जाता है, ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी फ्रेंड्स भाग 9। ठीक है, ध्यान रखिए 73वें संवैधानिक संशोधन 1992 द्वारा 24 अप्रैल 1993 से अंतस्थापित जो संविधान के भाग 9 में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, और इस भाग में अगर बात करें फ्रेंड्स ये अगर किस आर्टिकल से संबंध रखता है तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। इस भाग के तहत आर्टिकल जो 243 यानी कि जो कह सकते हैं कि 243 में पंचायतों से संबंधित विभिन्न प्रावधान तथा उनके अधिकारों के बारे में वर्णन किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमें क्या देखना है कि फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स को आप पढ़िए और उसके बाद बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है और इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। क्या ये पॉइंट सही है? जी नहीं फ्रेंड्स, ये पॉइंट सारा का सारा गलत है। क्यों गलत है मैं आपको बता दूं कि राज्य में जो मुख्य सचिव होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा ना होकर के मुख्यमंत्री के द्वारा होता है, यानी कि सीएम के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इस वजह से कह सकते हैं कि फर्स्ट पॉइंट गलत है। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है कि राज्य में मुख्य सचिव का नियत कार्यकाल होता है, यानी एक निश्चित कार्यकाल होता है। क्या ये पॉइंट सही है? जी नहीं, ये पॉइंट भी बिल्कुल गलत है। इनका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। तो ये कह सकते हैं कि दोनों का दोनों ऑप्शन ही गलत था, दोनों पॉइंट्स गलत है, इसलिए राइट आंसर हम डी को टिक करेंगे, ना ही 1 और ना ही 2। क्लियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो कि समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? तो बताइए फ्रेंड्स समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन सा विषय आता है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ना ही मैंने आपको ज़्यादा इजी क्वेश्चन दिया है और ना ही ज़्यादा टफ क्वेश्चन दिया है। बहुत ही ज़्यादा मॉडरेट लेवल का मैं क्वेश्चन सेट किया हूँ ताकि आपके आने वाले हर एग्जाम्स में ये यूज़फुल हो जाए। और डेफिनेटली फ्रेंड्स बिहार ऐसे मेंस के लिए तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा। इससे बाहर आपके एग्जाम्स में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। अगर इसका 10 पार्ट भी मैं आपको बना के प्रोवाइड कराता हूँ तो बहुत होगा, बहुत सफिशिएंट हो जाएगा उतना। तो आप बस पार्ट बाई पार्ट देखते रहिए। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? विषय जो समवर्ती सूची में, तो मैंने ऊपर में डिस्कस किया था शिक्षा जो वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत ये एक जो कि समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट हमारा ये बनता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो सकता है या फिर हो जाता है? जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है जो आर्टिकल 32 में बात कही गई थी, हम लोगों ने ऊपर में देखा था, वो किस परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी परिस्थितियों में हो जाता है। आपात स्थिति की घोषणा के दौरान भी, सेना सदस्यों के संबंध में भी और जब सैनिक निधि लागू हो इस संबंध में भी। तो ऑप्शन डी को यहाँ पे टिक कर सकते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या फिर समाप्ति की व्यवस्था की गई है? स्थापना या फिर उसकी समाप्ति की व्यवस्था की गई है आर्टिकल 169। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपके लिए छोटा सा क्वेश्चन मैं ये पूछता हूँ, आपको नीचे कमेंट करके सारे जो कि ऑप्शंस यहाँ पे दी गई हैं आर्टिकल 168, आर्टिकल 263 और आर्टिकल 213, इन सभी के बारे में आपको नीचे कमेंट करके बताना एक एक करके।
ठीक है। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट जो हमारा ये बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो कि असत्य है, तो क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद बताना है कि कौन सा कथन जो वो गलत है, असत्य है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट में क्या कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 89 के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ये बात कही गई है। बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है और ये बात आर्टिकल 89 में कही गई है। क्लियर। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि राज्यसभा का सभापति ऐसा व्यक्ति होता है जो स्वयं उस सदन का सदस्य होता है। ये पॉइंट गलत है, क्योंकि फ्रेंड्स जब राज्यसभा का सभापति ऐसा व्यक्ति होता है जो स्वयं उस सदन का सदस्य, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, सदस्य नहीं होता है। ऑप्शन यहाँ पे कह सकते हैं कि फर्स्ट सही था लेकिन सेकंड गलत है, इसलिए राइट आंसर हमारा ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। गलत हमें बताना, असत्य है, तो राइट आंसर यहाँ पे बी को टिक करेंगे कि राज्यसभा का सदस्य जो कि गलत है, ऑप्शन बी को हम टिक करेंगे, गलत है, असत्य है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आप समझ चुके होंगे और यहाँ पे राइट आंसर हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सुमेलित नहीं है। तो एक एक करके सारे अनुच्छेद को पढ़िए और उसके बाद बताइए फ्रेंड्स कौन सा अनुच्छेद यहाँ पे सही तरीके से मैच नहीं किया गया। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहला जो कि कर रहा है क्या, लोकसभा में तथा विधानसभा में चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, आर्टिकल 362 बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको याद रखना है। केंद्र और राज्यों की सहायता अनुदान के बारे में बात की गई, आर्टिकल 275 में ये भी पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है कि केंद्र द्वारा राज्यों को सहायता अनुदान दिए जाएंगे वो 275 के तहत। ठीक है। थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, यानी फ्रेंड्स यहाँ पे जो बात की जाए अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में बात की जा रही है। आयोग का जो गठन हुआ था वो 300 गठन नहीं, जो अनुच्छेद के बारे में बात की गई है वो 338 के फर्स्ट में की गई। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, फर्स्ट होना चाहिए था अनुसूचित जनजाति। लेकिन अगर फ्रेंड्स सिर्फ और सिर्फ अगर आर्टिकल 338 की अगर बात करें तो ये जो संबंध रखता है वो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंध रखता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। ये कह सकते हैं कि ऑप्शन यहाँ पे सी जो है वो गलत तरीके से मैच किया गया, लेकिन बाकी ऑप्शन डी को अभी पढ़ सकते हैं कि मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए उच्च न्यायालय को लेख जारी करने की शक्ति है। तो उच्च न्यायालय को 226, और अगर फ्रेंड्स यहाँ पे उच्चतम न्यायालय बोल देता तो उच्चतम न्यायालय के तहत अगर बात करें तो आर्टिकल 32 हो जाता है। तो ये सारे चीज़ों को आपको याद रखने हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोगों का लाइक ही तो हमें सपोर्ट करता है यार। वीडियो को जितना से जितना लाइक होके प्लीज़ लाइक किया करें। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को न्यायगत किया गया एक विषय निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे एक विषय इसके अंतर्गत नहीं है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं फ्रेंड्स कि 11वीं अनुसूची के तहत जो पंचायती राज संस्थाएं, इनको कुल 29 विषय प्रोवाइड कराए गए, 29 विषय दिए गए कार्य करने के लिए। इनमें से फ्रेंड्स जो उच्च शिक्षा है ये इसके अंतर्गत नहीं आता, ये पॉइंट याद रखेंगे। क्योंकि जो शिक्षा है फ्रेंड्स किसके अंतर्गत आता है, शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। दोनों मिलकर के काम करते हैं और पंचायती राज्यों को सिर्फ नहीं दिया जा सकता है, इसलिए राइट आंसर यहाँ पे सी हम कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत ये नहीं आता है। ऑप्शन सी टिक करेंगे। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि प्रथम पूर्णतः और गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने थे। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, प्रथम पूर्ण और गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने थे। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, अटल बिहारी वाजपेयी जी। ठीक है, अब आपके लिए छोटा सा क्वेश्चन, इनके बारे में जितनी भी चीज़ें आपको पता है, ये जैसे कि कब बने थे, इनका कार्यकाल क्या था, कब कब बने, इन सभी चीज़ों को जितने भी पॉइंट्स आपको पता है अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में, नीचे आप कमेंट्स करके बताइएगा, आपसे जितना हो सके। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट हमारा ये बनता है कि संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया था। तो जैसा कि हम लोगों ने ऊपर में बात किया था कि संपत्ति का मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था, जैसे पहले 7 थे अब वर्तमान में 6 हैं, तो यही हटाया गया था। अब ये कब हटाएगा तो इसके बारे में मैंने आपको ऊपर में बताया था। ठीक है, बताया था। तो आई होप कि आपको इसका राइट आंसर पता होगा, मुझे बताने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं आपको बता दूं राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, 1978 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। भारत के राष्ट्रपति के पद से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो कि सही है। ठीक है, ध्यान से पढ़ना, सही है। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति को विशेष मामले में किसी अपराधी को क्षमा दान की शक्ति है। बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स, राष्ट्रपति जो विशेष मामले में किसी अपराधी को क्षमा कर सकते हैं। आर्टिकल 72 में ये बात कही गई है, राष्ट्रपति इसका प्रयोग करके किसी भी अपराधी को क्षमा दान दे सकता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति राज्यसभा को भंग कर सकता है। यहाँ पे देखिए ये पॉइंट गलत है, क्योंकि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। तो ये कह सकते हैं कि सेकंड पॉइंट जो कि गलत है।
ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या होगा, सही कथन हमें चुनना था, तो इसलिए राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी केवल और केवल एक सही है। ऑप्शन सी को टिक करके आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए आज की इस वीडियो में 25 जो भी मैंने आपके साथ क्वेश्चंस डिस्कस किया वो काफ़ी अच्छे वाले प्रश्न थे। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। इस तरह की और वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।